कि जब मैं लैंड की एकदम से बहुत सारे मैसेजेस आए, आई पास, डिड यू पास, दिस दैट, एंड आई फ्रीक्ड आउट. रिजल्ट्स वर आउट. आई वेंट इन टू अ पैरालिसिस. पापा पूछ रहे हैं मुस्कान तेरा रोल नंबर क्या है, और मैं कपकपा रही हूँ, मेरे से फ़ोन नहीं चलाया जा रहा है कि मेरा रोल नंबर क्या है. बट जो मैं सबसे बड़ी एडवाइस रैंकर्स को दूंगी ना, जब आप रैंक दिमाग में लेकर चलते हो ना, आप उतना ही ज़्यादा टेंशन में आते हो, आप उतना ही ज़्यादा एंजाइटी में आते हो, आप उतना ही ज़्यादा प्रेशर में आते हो. तो रैंक लाना है, 100% लाना है, बट उसको दिमाग में नहीं चढ़ाना है. जो मेरे साथ हुआ था, यू विल नॉट बिलीव दिस, बट ऑडिट क्लास में मैं अपने जीन्स में पानी डालती थी. मुंह में तो नहीं डाल सकती क्लास में, तो जीन्स में पानी डालती थी कि जग जाऊं. Hello, cute little rock stars. Today we are honored to have a chartered accountant who has not only been an All India ranker but also is a faculty in Excel Educational Faculty Raipur. So let's welcome CA Muskan Agrawal. थैंक यू श्रेया. A very warm welcome to you, ma'am. थैंक यू. So, ma'am, now we would like to know about your childhood journey. How were you? ओके. एज अ चाइल्ड मैं हमेशा से बहुत इनटू द एजुकेशन थी, क्योंकि पापा, मेरे पापा बीइंग बीएल सर, director. हमेशा से उनको एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि पढ़ाई टॉप नॉच होनी चाहिए. स्कूल कभी मिस नहीं करने देते थे, पढ़ाई में कभी भी पढ़ाई में कभी भी पीछे नहीं रहने देते थे. मुझे खुद भी पढ़ाते थे, मम्मा को भी पढ़ाने बोलते थे, जैसे हिंदी मुझे मम्मा को पढ़ाने बोल देते थे. तो एज अ चाइल्ड पढ़ाई हमेशा मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट रही है. और सेकेंडली मुझे ना चिल करना भी बहुत पसंद था. तो आई हैड टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि कहाँ मुझे चिलिंग ढूंढना है, कहाँ मुझे पढ़ाई करना है. तो डांस करने का बहुत शौक था, पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक था, जैसे कि गणेश चतुर्थी में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक था. हर इवेंट में मैं फ़र्स्ट आना चाहती थी, बहुत कॉम्पिटिटिव थी उस वे से. सो दैट वाज माय चाइल्डहुड, बेसिक चाइल्डहुड. Okay. So, how was your family background? Because BLSO being a director and teaching from 35 years of experience. So, how was your that phase? Ki Papa is a teacher. I have to be Excel. जैसे मैंने बोला कि पापा मुझे कभी भी किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहने देते थे, तो उसका बस एक एक्सपीरियंस बताती हूँ मेरा. पीटीएम में ना टाइम स्लॉट्स हुआ करते थे, और ये मैं पीटीएम की बात कर रही हूँ फर्स्ट और सेकंड क्लास की. तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में पीटीएम में टाइम स्लॉट्स हुआ करते थे. और बिकॉज मेरा नाम था मुस्कान एम, मेरा टाइम स्लॉट अराउंड मिड में आता था. मेरे पापा की क्लास होती थी सुबह 7:30 बजे. तो वो स्कूल सिर्फ और सिर्फ वही टाइम जा सकते थे, 7:30 या उससे पहले का। बीच में तो जा नहीं सकते थे, उनकी क्लासें होती थी. वो मेरे टाइम स्लॉट से पहले सुबह 7 बजे पहले स्कूल जाते थे. ये चेक करते थे मेरा क्या रैंक आया है, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया है, पेपर चेक करते थे, और फिर क्लास पढ़ाने जाते थे. और ब्रेक में मम्मा को कॉल करके बताते थे मैं फर्स्ट आई हूँ या सेकंड. हम पीटीएम तक पहुँचते भी नहीं थे, उससे पहले मुझे मेरी रैंक पता होती थी, बिकॉज ही वॉज सो पर्टिकुलर अबाउट दैट. बट नाउ अ डिफरेंट साइड. मेरे पापा मेरे स्कूल कभी भी आ जाते थे टू गिव मी चॉकलेट, टू गिव मी फ्रूट. मुझे क्लास से बीच से बुलाते थे, मेरे को फ्रूट खिलाते थे, और फिर मुझे क्लास में भेजते थे. सो ही वॉज टू पीपल. ही वॉज वन एन एडुकेटर बट वन अ फादर, एंड बोथ ऑफ द पाथ्स वर वंडरफुल. मतलब मैं आज जो भी हूँ वो दोनों Because of पाथ्स के him. कारण हूँ. So, how is your that family value that inculcated you to such a big position? यार अगर मैं फैमिली वैल्यू की बात करूँ ना, तो इट ऑल कम्स फ्रॉम माई मम्मा. वाई? क्योंकि यार एट द एंड घर पर रहने वाली वो थी हमारे साथ, हमें बड़ा करने वाली वो थी. जैसे एक सिंपल सी बात, मेरी मम्मा ने बहुत एक सिंपल सी बात हमेशा से बोलते आई हैं कि चीज़ें शेयर किया कर मुस्कान. एग्जाम्पल, तू मेरे साथ कर ले, पापा के साथ कर ले, मेरे Anyone. भैया के साथ कर ले, छोटे भाई के साथ कर ले, बट शेयर किया कर. आज परसों की भी बात है, परसों ही मुझे समझा रही थी, ऋतिक से झगड़ा भी हो जाए ना तो शेयर कर लिया कर, अपने मन में मत रखा कर. तो ये एक वैल्यू ने मुझे इतनी हेल्प किया है. आज जो बच्चे बहुत एंजाइटी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, थिंग्स होती है, मुझे कभी नहीं हुआ. क्यों? Because you shared everything. Because I shared everything. I found somewhere or the other things to share. अगर शादी की बात करनी है दोस्तों से कर लूँगी, कुछ स्कूल वगैरह की बात करनी थी मम्मी से जाकर कर लेती थी, पढ़ाई की बात करनी है पापा से कर लेती थी. तो हमेशा आई फाउंड एन आउटलेट टू शेयर. तो दैट वैल्यू
is सो there with व्हाट me. डू यू थिंक कि बीएल से जब इंस्टीट्यूट आते हैं एक्सेल में, तो उनका क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और जब वो एज अ घर पे आपके साथ एज अ फादरहुड मतलब फादरहुड पे रहते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताती हूँ आप लोगों को. मैं जब सी एंटर कर रही थी तो ऑफकोर्स मुझे पापा पढ़ाते थे, मैं पापा के साथ ही सुबह सुबह 7:30 बजे पहुँचती थी एक्सेल. नाउ जब हम आते थे, वी यूज टू सिंग सॉन्ग्स. उनको अमिताभ बच्चन पसंद है, ठीक है, तो हम अमिताभ बच्चन के गाने सुनते हुए आते थे. वो भी मेरे साथ ज़ोर ज़ोर से गा रहे हैं, मैं भी उनके साथ ज़ोर ज़ोर से गा रही हूँ. और हम एक्सेल एंटर करते थे और वो स्माइल से सीधा ऐसे हो जाते थे. विद इन अ सेकेंड एक्सेल एंटर करते साथ ही यूज टू बिकम अ डिफरेंट पर्सन. उसके बाद वो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे. हम गाड़ी पार्क करते थे और मैं तो बेचारी 2 बैग्स लेकर आई हूँ, टिफ़िन भी लेकर आई हूँ, सब कुछ लेकर आई हूँ, तो मुझे निकलने में टाइम लगता था. तब तक वो ऊपर भागने लगते थे. मैं बोलती थी पापा मेरे जाने का तो वेट करो, मतलब आप मुझे ही डांटोगे क्या क्लास में सबसे पहले. सो दैट इज़ वॉट ही इज़. आउटसाइड एक्सेल ही इज़ द मोस्ट केयरिंग पर्सन, मोस्ट फन पर्सन. आप उनको हमेशा हंसते हुए देखोगे, आप उनको कभी गुस्सा देखोगे ही नहीं. और एक्सेल में ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन. ही इज़ अ फादर बट अ स्ट्रिक्ट फादर. वहाँ पर ही इज़ अ फादर बट अ केयरिंग Nurturing फादर. father. तो दोनों में ही इज़ अ फादर फिगर, बट एक जगह ही इज़ अ स्ट्रिक्ट फादर, नो नॉनसेंस फादर. और घर पे ही इज़ अ वेरी नर्चरिंग, केयरिंग, लवेबल, A sophisticated one. बहुत. Okay. So what is that one defining moment you would tell audience about that you are so successful about? यार सक्सेसफुल तो आई एम नॉट दैट सक्सेसफुल. मतलब ऑफकोर्स आई माइट हैव सीन सक्सेस इन स्मॉल पार्ट्स ऑफ माई लाइफ, बट देर इज़ नो डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ सक्सेस. देर आर स्मॉल स्मॉल सक्सेसेस. मेरे लिए तो भाई डांस में फ़र्स्ट आना भी सक्सेस था, और अगर डांस में फ़र्स्ट नहीं आई तो वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक भी होता था. मतलब ऐसा कि मैं और मम्मा दोनों रो रहे हैं, वैसा वाला हार्ट ब्रेक. तो सक्सेस अगर मैं डिफाइन करूँ तो सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक लाना सक्सेस, सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक लाना सक्सेस, बिग 4 में आर्टिकलशिप मिल जानी It's a सक्सेस. success. एवरी स्मॉल मोमेंट वॉज अ सक्सेस. मैं आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ. मुझे जब मैं ऑनलाइन क्लासेस करना शुरू की और मुझे एक मैसेज आया था, मैम आपकी क्लासेस बहुत अमेजिंग है, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ. सक्सेस, Success. बिगेस्ट सक्सेस आई फेल्ट टिल नाउ आई फील. शादी करना सक्सेस. तो सक्सेस कैन बी इन एनीथिंग. So your success comes with an all India rank. 100%. So how would you like to describe that moment of getting an all India rank on your result day? Like were you expected? ओके, तो देर आर 3 लेवल्स इन सीए. सीए हाँ, फाउंडेशन, foundation, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल. ठीक है. फाउंडेशन में हमारे ऑल इंडिया रैंक आना बंद हो गया था, ठीक है. तो आई डिड नॉट केयर अबाउट फाउंडेशन. मतलब जब मेरा रिजल्ट आया था मुझे पता भी नहीं था रिजल्ट आने वाला है. मैं खाना खा रही थी बढ़िया से, क्योंकि जब रैंक ही नहीं आना है तो कोई मतलब नहीं है, दिमाग पास में. होना है ना. तो मुझे 200 में से 183 आए थे, विच वॉज वेरी Very गुड, good. वेरी गुड. सीपीटी था एक्चुअली. तो 200 में से 183 आए थे. नो केयर इन द वर्ल्ड, बढ़िया खाना खा रही हूँ. अच्छा मैं पास हो गई, बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी. फाइन. सीए इंटर में मैंने लग कर पढ़ाई की थी, बिकॉज माई फादर ही टॉट मी. 8 में से आई थिंक 4 सब्जेक्ट Was ऑलमोस्ट taken उनके by थे. sir. तो उसमें तो मुझे रैंक लाना ही लाना था, नो मैटर वॉट. तो मैं 110% पढ़ाई भी वैसी की थी. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ रैंक. यू विल नॉट बिलीव, मैं आर्टिकलशिप के लिए जो इंटरव्यू है रिजल्ट से पहले ही दे दी थी. प्री रिजल्ट इंटरव्यू बोला जाता था. और मैंने उनको बोला था कि मेरा रैंक आएगा ही आएगा. तो उन्होंने मुझे एक स्टेटमेंट बोला था, इफ़ यू गेट अ रैंक यू विल गेट दिस आर्टिकलशिप. ऐसा Wow. आई वॉज दैट कॉन्फिडेंट. इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फिडेंस जब मेरा रैंक 1 से 10 के बीच नहीं आया, आई एक्चुअली क्राइड. मेरा ऑल इंडिया रैंक 38 आया था, तो मुझे पता था मेरा ऑल इंडिया रैंक आएगा. बट But आई you क्राइड expected बिकॉज आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 38. आई डिड नॉट गेट बिटवीन 1 to 1 to 10. 10. आई मस्ट हैव बीन द फर्स्ट पर्सन जो ऑल इंडिया रैंक Rank के बाद लाने के बाद रोई भी रोई हूँ. होगी. जेन्युइनली, That जेन्युइनली. is heartbreaking when you think कि ये चीज़ होना चाहिए, and that's way heartbreaking. वे हार्ट ब्रेकिंग. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था कि मेरा ऑल. बट नाउ कट टू सीए फाइनल. हमारा एएफएम का पेपर बहुत डिफिकल्ट था. जैसे अभी आया था ना मई हाँ. 26 का पेपर, मई 26 का नाइटमेयर पेपर था. हमारा भी प्रिटी डिफिकल्ट पेपर Something था. like that. यस. तो मतलब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया. बी आईसीआई बीइंग आईसीआई वाली हरकत कर दिया.
तो बहुत डिफिकल्ट था, तो मैं तो ये हो गई थी कि शायद पास मैं होंगी फेल कि- होंगी, आई वुड फेल। मैं एग्ज़ाम से आने के बाद 3 घंटा रोई हूँ, ऑडिट का नेक्स्ट पेपर है, बट आई स्पेंड 3 hours क्राइंग बिकॉज आई थॉट आई विल फेल। तो ऑल इंडिया रैंक का तो सोचा भी नहीं। तो फाइनल का रिज़ल्ट आया। फाइनल का रिज़ल्ट मैंने जब चेक किया तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि ऑल इंडिया रैंक आ सकता है। मैंने पास देखा, आई स्टार्टेड क्राइंग कि बस भगवान पास पास कर हो दी। गई। 20 मिनट बाद पापा ने बोला चल रैंक चेक कर लेते हैं, और मेरा रैंक आ गया था। 2 moments. One, I was full on expecting it. I got it and still I cried. One, I was the most happy person of the world because I did not expect it. मतलब ऑल इंडिया रैंक मेरा 44 आया था, जबकि इंटर में 38 आया था। फिर भी आई वॉज मोर हैप्पी व्हेन आई गॉट एन ऑल All इंडिया India रैंक rank इन 44. फाइनल्स। Wow. So how is your result day? Like who is more panic, you or your father? 100% him. He doesn't show it. I know it is him who is panicked. I less. My mom, actually, the most panicking person is my mom. वो पढ़ाई हो या ना हो, वो सबसे ज़्यादा पैनिक करती है। लेकिन यार मेरी ना एक बहुत बड़ी कमी है, वीकनेस है। आई आई गो इन टू अ पैनिक जोन एंड एनजाइटी जोन व्हेन आई थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। तो आपको पता है, फाइनल, इंटरमीडिएट, फाउंडेशन, तीनों रिजल्ट मैंने चेक नहीं किया है। Sir. अवधेश भैया ने चेक किया, सर ने भी नहीं। Oh. अवधेश भैया चेक करते थे, जो हमारे एक हाँ, जो Excel टीम के, मेंबर हैं हाँ। एक्सेल में, वो चेक करते थे तीनों रिजल्ट में से। अवधेश भैया बोले भी थे, मुस्कान आपको सीए मैंने बनाए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे तीनों रिजल्ट चेक किए थे। बिकॉज फाइनल की रिजल्ट की बात करती हूँ, मैं प्लेन में थी, फ्लाइट में थी जब रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट बाद में आने वाला था ऑफकोर्स, बट आईसीआई ने पहले रिलीज़ कर दिया। आई वॉज कमिंग फ्रॉम पुणे टू रायपुर। आई वॉज इन फ्लाइट। नाउ वॉट हैपेंड कि जब मैं लैंड की, एकदम से बहुत सारे मैसेजेस आए, आई पास, डिड यू पास, दिस दैट, एंड आई फ्रीक्ड आउट। रिजल्ट्स वर आउट। आई वेंट इन टू अ पैरालिसिस। पापा पूछ रहे हैं, मुस्कान तेरा रोल नंबर क्या है? और मैं कपकपा रही हूँ, मेरे से फ़ोन नहीं चलाया जा रहा है कि मेरा रोल नंबर क्या है। पापा ने बोला तू छोड़। अवधेश भैया को कॉल किया, अवधेश भैया को बोला इसका रिजल्ट चेक करो। भैया ने रोल नंबर निकाला, रिजल्ट चेक किया, एंड आई व्हेन आई हर्ड दैट आई पास्ड, आई क्राइड देयर एंड देन। देयर वर 5 people in the plane who came to me, asked क्या हुआ, डिड यू फेल? बिकॉज ऑफकोर्स वहाँ सबको पता चल गया था इसका ये रिजल्ट आ result गया, वो आने भी वाला। सीए का। और सीए का रिजल्ट मतलब इंडिया की पूरी पब्लिक को पता होता है, इट इज़ अ बिग डे फॉर द गर्ल, ठीक है। एंड दे वर लाइक डिड यू फेल? मैंने बोला नहीं भाई, आई पास्ड। लेकिन यस, रैंक वॉज जस्ट अ बोनस इन माई सीए फाइनल। मैंने पढ़ाई एक्चुअली रैंक के लिए ही किया था, बट आई वॉज FM के paper. I was actually that bad luck attempt कि कोविड था। सो May 20 का अटेम्प्ट पोस्टपोन होकर, पहले वो पोस्टपोन हुआ, जून में हुआ, जुलाई में हुआ, फाइनली दे सेड नवंबर में होगा। नवंबर अटेम्प्ट आखिरी के 18 दिन में 20 दिन से पोस्टपोन हो गया। और आई वॉज सपोज टू गो फॉर अ वेडिंग, आई वॉज सो एक्साइटेड, कुडंट डू एनीथिंग। तो वो 6 months का जो गैप आया ना, आई लॉस्ट Turmoil situation थी. all my focus. That was one of the worst phases of my life. So how do you overcome that situation when it is so difficult? Like how you prepare yourself mentally so strong? यार सीए तो करना ही था, करना ही है, मतलब देयर इज नो अदर No other option. इट। और डन हो गई थी मैं सीए पढ़ते पढ़ते ना, मतलब आई वाज अब करना ही है. तो एक्चुअली वही मेरा फोकस था कि भाई मेरे को करना है, इस ज़िंदगी से मैं, ये पढ़ाई से मैं बाहर आकर वापस कमाना चाहती हूँ। तो वो ही मेरा सिर्फ फोकस था कि भाई आई वॉन्ट टू बी डन विथ इट। आई कांट स्टडी एनी मोर। आई कांट सी माई 2 brothers sleeping when I'm studying at 6 in the morning. I can't do that. So I just wanted to come out of it. और अदरवाइज मेरे सबसे बड़े वाई मेरे पापा रहे हैं कि मतलब उनके लिए करना है बस, दैट्स इट। So what is that one advice you would like to give to all the rank holders? यार रैंक होल्डर्स के लिए एक दो जो सिंपल एडवाइस आई वुड से इज, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, नो शॉर्टकट, ओनली हार्ड वर्क। हर एक चीज़ कवर करना पड़ेगा, मतलब जो आपको पढ़ाया है वो भी, जो नहीं पढ़ाया है वो भी, और कोई आपको आकर हेल्प नहीं करने वाला, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। बट जो मैं सबसे बड़ी एडवाइस रैंकर्स को दूंगी ना,
जब आप रैंक दिमाग में लेकर चलते हो ना, आप उतना ही ज़्यादा टेंशन में आते हो, आप उतना ही ज़्यादा एनजाइटी में आते हो, आप उतना ही ज़्यादा प्रेशर में आते हो। तो रैंक लाना है, 100% लाना है, बट उसको दिमाग में नहीं चढ़ाना है, जो मेरे साथ हुआ था। मैं इतनी एंशियस हो गई थी रैंक लाने के चक्कर में कि आई थिंक दैट इज़ वेयर माई रैंक डिटोरिएटेड। मैं ऑल इंडिया रैंक 38 शायद इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं इतनी एनजाइटी, इतनी प्रेशर में आ गई थी। एक सिंपल एग्जाम्पल, आई हु स्टडीड विद द माइंडसेट ऑफ ऑल इंडिया रैंक, एडवांस्ड अकाउंट में एक क्वेश्चन नहीं देखा हुआ आया था, एक क्वेश्चन, आई गेव माई एंटायर पेपर रोते हुए। मैं ऑल इंडिया रैंकर हूँ, मैंने उस तरीके से पढ़ाई की है, फेल हो ही नहीं सकती। CA रिनाउंड फॉर अटेम्प्ट्स फेल नहीं हो सकती, मुझे पता है। मैंने पूरा पेपर रोते हुए दिया, जिसके कारण एडवांस्ड अकाउंट्स में मेरा 80 अबव आया था, एडवांस्ड अकाउंट्स में मेरा 60 बिलो आया था। ओनली पेपर जिसमें मेरा 60 बिलो आया था। क्यों? क्योंकि मैं एंजाइटी में आ गई। तो रैंक के लिए एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है ऑफ अ रैंकर। Feel that you are already a ranker. Study like you are already a ranker. Don't get anxiety because of that. Simple. तो मैम आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाना कैसा लगता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ओके, जिनको नहीं पता है, CA इंटर का टॉपिक है एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नाउ बात ये है कि मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आज सच कभी ना पढ़ाना चाहती थी, प्लस मैं उससे डरती भी बहुत थी। मतलब हमारे CA इंटर में ITSM करके एक टॉपिक होता था 100 मार्क का, ओल्ड सिलेबस, जिसको मैं 14 घंटे अगर सिलेबस को देना है तो 3.5 घंटा 25% ऑफ माई टाइम सिर्फ वो एक सब्जेक्ट को देती थी। क्यों? बिकॉज इट वॉज द वर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ माई लाइफ। IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से मेरा कोई लेना देना नहीं था। वायरिंग वगैरह पढ़ाते थे भाई उसमें, मतलब मैं क्या ही, मतलब के तार जोड़ो, वायरिंग, आई कैन नेवर अंडरस्टैंड वायरिंग। तो वो सब पढ़ाते थे, वो मेरे एकदम जोन के बाहर था। और नेक्स्ट था IT विथ SM, और SM मुझे लगता था बहुत बोरिंग, बहुत बोरिंग। तो जब मैं एक्सेल में आई और मुझे बोला गया कि SM एक सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाना पड़ेगा, इट वॉज नॉट अ चॉइस, पढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज जो टीचर SM पढ़ाते थे वांटेड टू लीव टू मतलब हैंडल हिज ओन थिंग्स। तो SM जब पढ़ाना पड़ेगा उन्होंने बोला ना, मेरे मन में एक चीज़ बहुत क्लियर था कि भाई बोरिंग तो नहीं होने दूंगी। अगर बोरिंग होने दे दिया ना तो कोई बच्चे नहीं पढ़ पढ़ेगा। पाएंगे। और ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो आपको बिजनेस का एंड टू एंड बता सकता है। मतलब आपको बिजनेस अगर चलाना है ना, या लोग बोलते हैं हमको प्रैक्टिस करना है इसलिए ऑडिट आना चाहिए, टैक्स आना चाहिए। अरे हाँ, आना चाहिए भाई, प्रैक्टिस भी तो तुम्हारा बिजनेस है। प्रैक्टिस चलाने के लिए भी तो तुमको नए नए क्लाइंट्स लाने पड़ेंगे, यानी आप बिजनेस हैंडल करो। और बिजनेस हैंडल करने के लिए आपको स्ट्रैटेजीज बनाना आना होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ दैट सब्जेक्ट। तो मैं उसको ना उतनी इंटेंसिटी के साथ पढ़ाती हूँ कि यार मैं तुमको इस तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ कि मैं तुमको बिजनेसमैन बना दूँ कैसे तैसे, भले आप प्रैक्टिस में हो। और अगर आप सर्विस में भी हो ना, तो तुमको 1 लाख से 1 करोड़ की सैलरी में कैसे जाना है वो तुमको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाएगा। दैट्स माई एंथू फॉर दैट सब्जेक्ट। तो आई थिंक वो कहीं ना You कहीं उससे आ made the जाता है। theory the most interesting Yes, one. I love it. तो मुझे ऐसा लगता है दैट्स वाई मैं उसको उस तरीके से पढ़ाती हूँ कि ये बच्चे को लिखना तो आना चाहिए, समझ भी आना चाहिए। फॉर फ्यूचर। यस। तो मैम जैसा आप बोलते थे कि आप जब आप पढ़ते थे तो आप बहुत पैनिक करते थे, Right. तो एज अ जब आप टीचिंग में आपको पढ़ाना पड़ा तो हाउ वाज योर रिएक्शन ऑन द फर्स्ट डे? मेरे को पहले से कभी नहीं पता था कि मुझे टीचिंग करना है, ठीक है। मतलब मुझे ये पता चला दैट आई हैव टू कम बैक टू रायपुर। मतलब आई हैड टू कम बैक टू रायपुर फॉर सम और द अदर रीजन। बीइंग एन एम्प्लॉय, आई डिड नॉट वांट टू बी एन एम्प्लॉय एनी मोर। आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। तो मुझे पता था कि मुझे रायपुर आना है, और रायपुर आना है तो व्हाट नेक्स्ट, मैं कहीं प्रैक्टिस नहीं करूँगी किसी के पास जाकर Under वाला तो काम वो नहीं मेरा नहीं था। तो मुझे पता था कि आई एम गुड इन टीचिंग, क्योंकि मैंने 10th 11th 12th मेरे कलीग्स को पढ़ाया है। मतलब बच्चों बोल रही हूँ, सॉरी, तब तो वो मेरे फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स को कोई भी डाउट होता था ना तो वो मेरे पास ही आते थे। तो वो एक बैकग्राउंड था कि मुझे पढ़ाना आता है। तो अब मैं आई, सर लोगों से बात की, मैंने सर लोगों को बोला टीचिंग करनी है और घर की बच्ची हूँ, क्या ही मना करेंगे। तो उन्होंने मुझे CS में एक टॉपिक दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। जस्ट आया हुआ टॉपिक था वो, ठीक है। CS के सिलेबस में दिसंबर 23 में सिलेबस नया आया था और मैं जान 24 में पढ़ाने आ गई थी। तो वो फर्स्ट था जो मैंने पढ़ाया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज।
अब मैं थी और मेरे साथ एक बच्ची थी और मुझे सिर्फ ये फोकस करना था क्यों पास हो कि जाए? मैं डेमो था तो वो कोई टेंशन नहीं थी पास होगी कि नहीं, वो अच्छा। ज्वाइन करेगी भी कि नहीं, वो सब नहीं था मेरे दिमाग में। बट मुझे उस बच्ची को पढ़ाना है, उस बच्ची को समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर उस बच्ची को भी समझ नहीं आया तो मतलब टीचिंग इज़ नॉट फॉर मी। बट मेरे को शो ये करना था कि मैं बाप रे मेरे सामने कितने बच्चे बैठे हैं कि एट दी एंड वो डेमो तो ऑनलाइन भी जाएगा। सो आई फोकस्ड कम्प्लीटली ऑन दैट वन किड, बट आई हैड टू शो कि कि मैं बहुत सबको बच्चे पढ़ा बैठे रही हैं। हूँ। और थैंकफुली भगवान का लाख लाख शुक्र है, वो बच्ची बहुत वोकल थी, वोकल इन द सेंस हाँ बोल रही थी, ना बोल रही थी, हाँ, कर इंटरेक्ट रही कर थी। रही थी। तो वो सबसे कॉन्फिडेंस आता था, हाँ पढ़ा दूंगी पढ़ा दूंगी पढ़ा दूंगी। बट मेरी पहली क्लास बहुत अच्छी रही बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्पीकर, तो मॉड्यूलेट वगैरह मुझे करना आता था, तो मेरी पहली क्लास बहुत अच्छी रही। बट आई पैनिक्ड लाइक एनी थिंग फ्रॉम इनसाइड, कांट शो इट टू एवरी वन। तो आई पैनिक लाइक एनी थिंग फ्रॉम इनसाइड। 1 घंटे की क्लास थी, 1 घंटा बोलना था, कब निकल गया पता नहीं चला टू बी ऑनेस्ट, बट डर बहुत लग रहा था। नाउ फ्रॉम दैट डे टिल टुडे आई एम ऑलवेज So scared. what was sir's reaction in this when he saw your video? Like you were माई पापा एक्चुअली सेड वंडरफुल थिंग्स अबाउट मी, बहुत अच्छी चीज़ें बोला, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तब जाकर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कर सकती हूँ। मम्मा ने, पापा ने, यहाँ के टीचर्स वगैरह को भी ऑफकोर्स मैंने बोला ही था कि आप बताइएगा कैसा रहा। दे ऑल गिव मी गुड फीडबैक, सो नॉट ग्रेट फीडबैक But the गुड good one. फीडबैक फॉर द फर्स्ट क्लास। तो फिर मुझे ऐसा लगा हाँ यार ये हो जाएगा। बट बात ये है कि आज का भी दिन है, डर मुझे उतना ही लगता है क्लास में जाने से, लेकिन ग्रोइंग ईच एंड एवरी डे। Okay, so आप being such a young teacher, how you feel जब बच्चे आके आपसे interact करते हैं, they share their problems, they share their something happy moments. So जैसे Excel में कुछ करना होता है तो first person to approach is you. Yeah. So how you feel that moment? देख यार, बीइंग यंग हैज़ इट्स प्रोज ऑल्सो एंड कॉन्स ऑल्सो। प्रोज तो बहुत क्लियर है, आई अंडरस्टैंड देयर मेंटालिटी, सो आई एम मच चिलर। Like you act as a mediator for all of us. Like जो student की problem है वो teachers तक convey होना, so you are that mediator. 100% यार। देख ऑफकोर्स मतलब मुझे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ज़्यादा क्लोजली समझ आती है, क्योंकि मैं स्टूडेंट अभी 5 साल पहले तक ही थी, तो वो तो है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रोज हैं, मुझे समझ आता है कि बच्चों को नींद भी आ सकती है। थ्योरी सब्जेक्ट है तो मेरा ही जगना इतना मुश्किल होता था। मुझे याद है ऑडिट क्लास में मैं, यू विल नॉट बिलीव दिस, बट ऑडिट क्लास में मैं अपने जीन्स में पानी डालती थी। मुंह में तो नहीं डाल सकती क्लास में, तो जीन्स में पानी डालती थी कि जग जाऊँ। संजय सर की क्लास में स्टेज में बैठे बैठे सो जाती थी, और बेचारे संजय सर मुझे कुछ बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि वो पापा के दोस्त हैं, तो क्या ही बोलेंगे मुझे, घर की बच्ची को क्या बोलेंगे। तो आई अंडरस्टैंड कि यार थ्योरी सब्जेक्ट है, बच्चे हो सकता है सोए भी, हो सकता है एक दूसरे से बात भी करे, हो सकता है जोन आउट भी हो जाए, बट मैं अपने आप को अफेक्ट नहीं होने दे सकती। हाँ, ये मेक श्योर करना है कि उनको कॉन्सेप्ट याद रहे। ये प्रो है, बट कॉन्स भी हैं। कभी कभी बच्चे कुछ भी बात कर देते हैं, कभी कभी क्लास में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको हैंडल करना। उनको ऐसा लगता है वो मुझे कुछ भी बोल सकते हैं बिकॉज आई एम दैट यंग, तो वो चीज़ें डिफ़िकल्ट भी है। बट इट्स गुड दैट दे कैन शेयर एनी थिंग विथ मी। जैसे एक बच्चा मेरे पास रैंडमली आया और बोला मैं मेरी गर्लफ्रेंड से दूर हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ने का, पूरा टाइम दिमाग में ये रहता है वो क्या कर रही होगी। तो मैंने उसको बताया भाई तू सीए बन जा, उसके बाद ये सोचना कि वो क्या कर रही होगी, कैसे कर रही होगी, दिस दैट। अगर वो तेरी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूटर बन पा रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो तेरी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्टर बन रही है तो उसको अभी निकाल दे बाहर। तो वो चीज़ मेरे साथ लाइफ में कभी ना कभी हुई है, तो आई कैन शेयर दैट कि यार अगर आपका वो जहाँ डिस्ट्रैक्टर बन रहा है, ये रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वहाँ से उससे कल्टी हो जाओ, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सीए प्रायोरिटी है, तेरी उससे शादी होगी कि नहीं तुझे पता भी नहीं है ना। तो सीए बन जाओ, फिर ये सब करो जो करना है। So what is that weirdest or funniest question is ever asked by someone to you? वियर्डेस्ट या फनीएस्ट क्वेश्चन? यार वियर्डेस्ट तो कुछ एज सच नहीं, बट जैसे कोई एकदम से बोल देता है मैम आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या जिस वे से बोलता है, तो कभी कभी मुझे बताना पड़ता है कि मैं शादीशुदा हूँ तो वो कभी कभी मेरे लिए वियर्ड हो जाता है। बट माई स्टूडेंट्स हैव बीन वेरी वेल टू मी हमेशा। कुछ बच्चे अप्रिशिएट करते हैं, कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा अप्रिशिएट कर देते हैं, तो वो मेरे लिए पर्सनली वियर्ड हो जाता है, बट अदरवाइज आई लव वॉट एवर दे से टू मी।
सो कई बार क्वेश्चंस पेपर आईसीआई ऐसे सेट करता है जैसे आपके टाइम सेट किया था कि इट्स लाइक ऐसा लगता है नासा वालों ने पेपर भेजा है कि आईसीआई ने ही मॉड्यूल से निकाल के बनाया। नहीं, तो आईसीआई ने नहीं निकाला होता है उसको मॉड्यूल से, फिर आईसीआई पता नहीं क्या ढूंढता है, वो वहाँ से पेपर निकालता है। और अब तो आईसीआई के पास एआई जैसी चीज़ आ गई है, तो उनको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको बस बोलना है कि सेट द वर्स्ट पेपर एवर एंड एआई विल डू इट। सो देर आर मल्टीपल टाइम्स जब स्टूडेंट तो छोड़ो यार, टीचर्स को लगता है ये कहाँ से आया क्वेश्चन, कहाँ से ला रहे हो आप ये सारे क्वेश्चंस। बट ऐसे ही नहीं सीए को वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड Toughest. कोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सो मैम ऐसा आपका क्या रिएक्शन होता है जब एज अ स्टूडेंट आपकी लाइफ में और एज अ टीचर क्वेश्चन पेपर जब आता है तो आपकी लाइफ में क्या दो अलग रिएक्शन होते हैं? यार एज अ स्टूडेंट तो जब आता था ना, नाइटमेयर तो होता था, बट एक एक्सेप्टेबिलिटी होती थी कि ये नहीं आएगा, मेरे को आगे बढ़ो, है ना। मतलब एक पता था कि आईसीआई ऐसा करेगा। बट एज अ टीचर तो मैंने क्या किया ना, 20 साल के पेपर देख रखे हैं, तो अब मेरा दिमाग में ये चलता है साला 20 साल के पेपर देखने के बाद भी इन लोग ऐसा पेपर सेट कर सकते हैं। मतलब द रिएक्शन हैज़ चेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि अब मुझे एम्पैथी आती है बच्चों के लिए, तब मुझे खुद के लिए एम्पैथी आती थी, अब बच्चों के लिए एम्पैथी आती है। दैट्स व्हाट हैज़ चेंज्ड। तो मैम व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आपको ऐसा लगता है कि आपकी टीचिंग करियर के 2 साल में आपने अपना पैटर्न ऑफ टीचिंग चेंज किया है? या पैटर्न ऑफ टीचिंग तो ऑफकोर्स चेंज होगा ही जैसे जैसे बच्चों का फीडबैक आता है। बट जैसे ना फर्स्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्लास मुझे आज भी याद है कि मैंने ना क्लास बहुत एंटरटेनिंग रखी, सब बहुत अच्छा था, बट कुछ लिखाया ही नहीं, कुछ नोट्स ही नहीं बनवाए। सेकेंड क्लास में मैंने नोट्स बनवाए बट आंसर राइटिंग नहीं करवाई। थर्ड क्लास में मुझे समझ आया नहीं यार, बच्चों को एंटरटेनमेंट भी चाहिए, नोट्स भी में से ही चाहिए और कुछ आंसर राइटिंग भी चाहिए। तो विथ time I have updated myself according to the students feedback, I feel, and every feedback had been wonderful for my teaching career. ओके सो नाउ अब आपकी टीचिंग पे तो बात कर लिए, नाउ लेट्स गो टू आईसीआई टीचिंग। हाँ जी। सो व्हाट इज दैट रिफॉर्म जो आपको ऐसा लगता है कि आईसीआई शुड रियली चेंज? Okay, what I feel ICI can really change is, अगर मैं चेकिंग की बात करूँ 1 मिनट के लिए, तो ऑफकोर्स आई डोंट नो एवरीथिंग आईसीआई किस तरीके से टेकअप करता है, बट आई फील कभी कभी ना बच्चों ने लिखा सही होता है, बट जस्ट बिकॉज वो बुकिश लैंग्वेज नहीं है, मार्क्स नहीं काटना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हर एक चीज़ बुक से लर्न करके ही आंसर लिखे, कभी कभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे मेरे एग्ज़ाम्स के टाइम एक क्वेश्चन आया था कि इसका सेक्शन नंबर क्या होगा, वो था जीएसटी का एक क्वेश्चन आया था, जीएसटी रिटर्न में वो सेक्शन नंबर या वो सेगमेंट नंबर क्या होगा। यार आज के ज़माने में या इंटरनेट के ज़माने में मुझे सेगमेंट नंबर या सेक्शन नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो दैट इज़ वेयर आईसीआई मे बी कैन रिफॉर्म देमसेल्व्स एंड इन अपडेटिंग देयर बुक्स ऑल्सो। थोड़ा बहुत अपडेशन इज़ रिक्वायर्ड। और अगर आप बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछने वाले हो तो उसके बारे में कुछ ना कुछ बुक्स में भी इनकॉर्पोरेट करते रहो। यार आपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस देखे हैं, दे आर नथिंग कंपेयर टू द क्वेश्चंस दैट दे आस्क। ठीक है, वो तो हमारे पास पास्ट ईयर पेपर आरटीपी एमटीपी से उतने क्वेश्चंस का एक बैंक बन गया है, बट स्टडी मटेरियल में तो वो नहीं ही होते हैं। एंड बीइंग आप लोग की खुद की एजुकेशनल फैकल्टी, तो आप लोग खुद समझ पा रहे हो कि इतने एक्सपीरियंस टीचर है कि क्या पैटर्न आते हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं। 100%। सो दैट इज़ वन थिंग कि आपके पास जो आ रहा है वो पढ़ सकता है, बट एज अ जो फ्रेशर स्टार्ट करेगा उनके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट। और आप बोलते हो कि स्टडी मटेरियल पढ़ लो आपका 100% आ जाएगा, अरे आ जाएगा, बट व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आस्क, उसकी भी तो प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कंटेंट तो नहीं लिख कर आने वाले हो, एट द एंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको। तो वहाँ पर दे कैन डू सम रिफॉर्म्स में। एंड व्हाट इज़ योर व्यू कि वो अभी जो पहले 2 अटेम्प्ट करता था, नाउ इट इज शिफ्टिंग टू 3 अटेम्प्ट अ ईयर, तो इज दिस अ बेनिफिट फॉर अ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू योर व्यू और इट इज़ अ बैड फॉर देम? अगेन सीए फाइनल में इट वाज अ बैड चॉइस विच दे करेक्टेड। क्यों बैड चॉइस? क्योंकि यार आप सीए बनते हो, उसके बाद आपको 6 महीने का टाइम मिलता है, आप इधर उधर जॉब देखते हो, हर जन को जॉब मिलती है, इट इज़ अ प्रोसेस, है ना। उन्होंने उस चीज़ को कट करके 3 बार कर दिया। अब भाई पुराने अटेम्प्ट वालों को जॉब नहीं मिली और नए अटेम्प्ट के सीए आकर खड़े हो गए, ये नहीं होना चाहिए। मतलब यू शुड, और प्लस अगर आप सीए फाइनल में फेल होते हो, ठीक है, और सीए फाइनल का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप लोगों को 3 से 4 महीने वापस पढ़ने के लिए चाहिए ही होते हैं, भले आपने पहले अटेम्प्ट दे दिया, तो उतना टाइम बच्चों को मिलना चाहिए आफ्टर
गेटिंग द the- रिजल्ट. कमिंग टू इंटर सेम चीज़ है यार. 2 महीने अगर आप लोग के रिजल्ट आने में लगे हैं, फिर 2 महीने में कभी कभी आप पूरा प्रिपरेशन नहीं नहीं कर कर पाते. सकते हो. और कभी कभी तो बच्चा ग्रुप 1 देता है और फिर ग्रुप 2 देना चाहता है, तो ग्रुप 2 की भी प्रिपरेशन 4 महीने में नहीं हो सकती अच्छे से. तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है. लेकिन किसको बेनिफिशियल है? जो री अटेम्प्टर्स हैं. हाँ, उनके री लिए अटेम्प्टर्स को ये बेनिफिशियल है कि यार अभी नहीं उनको तो 4 महीने में ही नेक्स्ट अटेम्प्ट मिल रहा है, उनके 6 महीने वेस्ट नहीं हो रहे हैं. तो वो उनके लिए बेनिफिशियल है. प्रोज और कॉन्स. बट फाइनल में तो 100% देयर वर कॉन्स विच दे करेक्टेड. Okay, so there is one very beautiful question that if you were an ICI president for a day, what is that reform that you will bring change to the institute? स्टाइपेंड फॉर श्योर. बिकॉज आप, आई नो कि आर्टिकलशिप एक इंटर्नशिप है एंड आई अंडरस्टैंड कि आप वहाँ सीखने जाते हो नॉट फॉर द मनी, बट मनी इज ऑल्सो अ बिग Very फैक्टर. important अगर आप 10 से factor. 10 वहाँ दे रहे हो तो देन एक बेनिफिट ही मिल जाता है. अगर आपको पैसे मिल गए तो उसका वॉट एवर इट इज़. आपको टाइम नहीं मिल रहा है, अंडरस्टैंड कि आपको वो, आप एट द एंड आपको पढ़ाई करनी है, आपको टाइम चाहिए ना कि पैसे. लेकिन मनी हेल्प्स यू हैव अ लिटिल लग्जूरियस लाइफ इवन इन Mindset एक change हो जाता है working का. बस एक मन करता है ज़्यादा वर्किंग का. एंड सेकेंड, आई ऑल्सो फील यार ये सबको नहीं पता होता कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कितनी बेनिफिशियल होती है. ठीक है, बट अगर ICI उसको प्रमोट करे, वो बोले कि यार 1.5 साल तुम लोग आर्टिकलशिप करो, 1 साल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो. नॉट इन एवरी केस मे बी, बट इन सम केसेस, क्योंकि आजकल सबको जॉब करना होता है. तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक कॉर्पोरेट जॉब का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है, जो सब बच्चों को पता भी नहीं होता. सो कहीं ना कहीं इफ़ यू डिस्कस मोर अबाउट इट, इफ़ यू प्रमोट इट मोर, और इफ़ यू मेक इट कि 1.5 साल के बाद 1 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने दो, बिग फोर जैसे नहीं करने देती है. तो इफ़ यू मेक दिस रूल कि 1.5 साल के बाद आप 1 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो, तो मे बी दैट विल बेनिफिट स्टूडेंट्स मोर. तो ये रिफॉर्म शायद मैं लाना चाहूँगी एज अ ICI We प्रेसिडेंट. definitely want her to be elected as a new president. फिर तो मैं बहुत सारी रिफॉर्म लाऊंगी. Okay, so is there any one crying spot you have ever found ki, you know, it's my very bad time now, you know, I just have to cry and, you know, get everything Out. I feel my entire home was my crying spot. मैं कहीं पर भी रो सकती हूँ. मैं घर के किसी भी कोने में रो, सारे कोने मेरे क्राइंग स्पॉट बन चुके थे. और स्पेसिफिकली एग्ज़ाम के दौरान तो लिटरली मैं पढ़ते पढ़ते रो देती थी, सोते सोते रो देती थी, एग्ज़ाम जाते जाते रो देती थी, खाते खाते रो देती थी, क्योंकि मुझे एनजाइटी है. का बहुत दिक्कत था. आई कुड हैव क्राइड एनी वेयर और एवरीवेयर. बट एक चीज़ है जो मेरी बहुत फेमस थी मेरे दोस्तों के बीच, जो मुझे दोस्तों से ही पता चली है, वो है रिलेशनशिप ड्रामाज में. स्पेसिफिकली मैं रात को बात जब करती थी और मुझे किसी चीज़ में रोना आ रहा है, तो चद्दर के नीचे ही मैं रोती थी. और मेरे को ऐसा लगता था मैंने कितना अपने आप को बचा लिया है, किसी को पता नहीं चल रहा है. बट सब मुझे नेक्स्ट डे बताते थे, मुस्कान कल लड़ाई हुई है. तब मुझे पता था कि चद्दर के नीचे मेरा एक बहुत सॉलिड क्राइंग जोन है. तो दैट वाज मे बी माई क्राइंग स्पॉट. सो मैम, जैसा आपने बताया कि आप अपने इतने एक्साइटेड थे कि मेरा ऑल इंडिया रैंक आ ही जाएगा, यू आर सो वेरी कॉन्फिडेंट, तो आपने कैसे आपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस किया, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इंटरव्यू. तो जो एक्चुअली मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मेरा ऑल इंडिया रैंक आ ही जाएगा, दैट वाज एन इंटरव्यू ऑफ PwC. मेरा आर्टिकलशिप बिग फोर. हाँ, बिग फोर. अरे मैं क्लियर थी कि मुझे बिग फोर जाना है, क्योंकि मैं क्लियर थी कि उसके बाद मुझे कॉर्पोरेट जाना है. तो अगर बिग फोर का एक्सपीरियंस मेरे रेज्यूमे में दिख गया तो मुझे कॉर्पोरेट अच्छी ही मिलेगी. तो अब बात ये थी कि पुणे में रहते थे मेरे भैया, तो मेरे पापा ने बोला था यू कैन गो आउट बट तू पुणे जाना, क्योंकि वहाँ पर भैया रह रहे हैं तो तू उसके साथ रह सकती है. मैंने बोला ठीक है. तो हमने रेफरेंसेस वगैरह लगाए. EY में सबसे पहला इंटरव्यू था. अब मैंने आपको बोला CA फाउंडेशन में ना तब रैंक नहीं आता था, बट आई सिक्योर्ड 183. लास्ट टाइम 183 में ऑल इंडिया रैंक 3 आया था किसी का, लास्ट टाइम लाइक बिफोर माई अटेम्प्ट. तो मेरे पापा ने ये चीज़ बोल दिया कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 3 आया है. हमने कहीं कहीं से निकाल लिया, मेरा ऑल इंडिया रैंक 3 आया है. शायद मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, या ही वॉज जस्ट वेरी हैप्पी बीइंग अ फादर अबाउट, ही जस्ट सेड. और ये मैंने मेरे फर्स्ट इंटरव्यू विच वॉज विद EY उसमें बोल दिया. आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 3 इन CA फाउंडेशन.
मुझे लगा उस इंसान को नहीं पता होगा कि ऑल इंडिया रैंक नहीं आया है इस अटेम्प्ट में। हाँ. और उसने बोला ठीक है, मतलब इससे पहले एक जन आए थे जिनका 184 था, ही मस्ट बी ऑल इंडिया रैंक 2। और जब वो एकदम से ऐसे बोले मैं घबरा गई। मैंने बोला या सर आई थिंक सो। तो फिर उन्होंने बोला हाउ आर यू सो श्योर कि तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 3 आया है। और फिर तो मैं ही फट गई, मेरी पूरी फट गई। फिर मैंने उनसे अपोलोजाइज़ वगैरह किया और ये वो। तो उन्होंने मेरे सामने मेरे रेज्यूमे से पहले ऑल इंडिया रैंक 3 काटा, दैट यू आर नॉट एन ऑल इंडिया रैंक 3। तो बस मेरी तो फट गई थी। मैंने बोला ये इंटरव्यू जैसे भी जाए मुझे तो यहाँ से निकलना है। आई गेव द वर्स्ट इंटरव्यू एवर। सोचो, एक पर्सन हु वो सो कॉन्फिडेंट, उसने इतने अच्छे से पढ़ा है, ऑल इंडिया रैंक आता है, मैं तो एकदम बेस्ट हूँ ये वो, और फर्स्ट इंटरव्यू बहुत ही ख़राब चले गया। मैं पढ़कर भी नहीं गई थी, आई वॉज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा ही। तब मुझे रियलाइजेशन हिट हुआ कि नहीं भाई, गई वो स्टूडेंट लाइफ। देखो अगर बिग 4 से आर्टिकलशिप करनी है, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, यू कैन नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, और तुझे पढ़कर भी जाना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट डे मेरा बिग 4 PwC के साथ इंटरव्यू था। मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने सारे AS अकाउंटिंग ये वो टाणाना सब कवर किए। मैं वहाँ गई, मेरे को 1 घंटे पहले तो वेट करवाया, फिर मेरा टेक्निकल राउंड हुआ, वो हुआ, फिर मेरा एक जन के साथ इंटरव्यू हुआ। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज़ वेरी काम। जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दिया। एक क्वेश्चन नहीं आता था, उसमें बहुत कामली उनको रिस्पॉन्ड किया, सॉरी आई डोंट नो दिस आंसर, कैन यू प्लीज़ टेल मी। और ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड कि सामने वाले ने झूठ तो नहीं बोला। और मुझे मेरे भैया ने सिखाया था ये भी पूछ लिया कर, वो थोड़ा सा उससे अच्छा लगता है कि सर कैन यू टेल मी हाउ वाज माय इंटरव्यू, मतलब थोड़ा सा वो इंटरैक्टिव हो जाता है। तो मैंने वो भी पूछा एंड ही गेव मी अ फीडबैक कि मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल रही थी, मुझे ये बात नहीं पता थी। तो तब तक फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था, जिसके कारण मैंने मेरे डायरेक्टर को फाइनली बोला कि भाई मेरा तो ऑल इंडिया रैंक आएगा, मतलब आई एम श्योर। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक आ गया तो you are done. बट EY के साथ आज तक मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, दोनों बहुत बेकार हुए हैं। सो इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन। आपने ये वाले बताया कि मैं ऑल इंडिया रैंक 3 थी. नो ऑफ कोर्स नॉट। मैंने मेरे पापा से झगड़ा किया इसके बारे में। यानी ये किस टाइप की हरकत है, नेवर। So how was your article senior like? Is he ever dumped you something like that? आर्टिकल सीनियर यार देख, बिग 4 में गई थी और पहले ही दिन उन्होंने मुझे एनवलप्स बनाने बोल दिया था AR कॉन्फर्मेशन के लिए, अकाउंटिंग रिसीवेबल्स का कॉन्फर्मेशन। और मैंने बोला मतलब मैं बिग 4 में पुणे इसलिए आई हूँ ये एनवलप बनाने। दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग द एंटायर डे। मैं एनवलप में स्टिक करके वो एनवलप बना रही थी। मैंने बोला आप लोग के पास कोई और नहीं है एक ऑल इंडिया रैंक एनवलप बना। बट दैट वॉज माई फर्स्ट डे। उसके बाद इवेंचुअली 1-1.5 महीना हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो ऑडिट सीजन नहीं था। हाँ. तो हमें कोई क्लाइंट्स नहीं मिले, बट वी देन स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स। उसके बाद ऑफकोर्स चीज़ें हेक्टिक हुई। टच वुड, लोग बोलते हैं कि उनके आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस बहुत ख़राब जाता है बिग 4 में, कुछ चीज़ का समय नहीं मिलता है, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है। मेरे आर्टिकल कलीग्स के साथ रहा था टॉक्सिक एनवायरनमेंट, बट मैंने भी 3-4 बजे तक काम किया है। टच वुड, आई ऑलवेज हैड अ ग्रेट वाइब विथ माई सीनियर्स। मतलब एक सिंपल सा आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। देयर वॉज दिस पर्सन आकांक्षा, सॉरी मैं उनका नाम ले रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट शी फील अबाउट इट, आकांक्षा करके थी। और उनके बारे में एक फेमस इमेज थी दैट शी इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट सीनियर्स टू वर्क विथ। जब मेरे को वो अलोकेट हुई थी, सबने मुझे ये बोला था अब तो तुझे बड़ा मज़ा आएगा, अब तू देखना तेरा क्या होता है और ये वो। एंड समहाउ ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ हम दोनों कनेक्टेड ओवर फूड। Okay. खाने पे हमने कनेक्ट किया और फिर मैंने उनके साथ बहुत मतलब प्यार से बात करना, उनके लिए नया नया खाना लाना, उनको आम का शौक था तो आम लाना। मैंने उस बंदी के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट बैठा लिया एंड दैट वाज माय बेस्ट क्लाइंट। शी यूज्ड टू गो US, तो वो मेक श्योर करती थी वो मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आए, बिकॉज वो मुझसे इतना ज़्यादा मतलब शी यूज्ड टू लव मी सो मच। तो टचवुड ये नेटवर्किंग विथ माई सीनियर्स हैज़ हेल्प मी थ्रू आउट माई आर्टिकलशिप। तो जब एक्सपीरियंसेस लोगों के ख़राब गए, मेरे ब्यूटिफुल रहे हैं। Okay. So now coming back to being such a great experience, how is your experience in Excel?
in Excel Educational Institute. Big change. As a student, you came as a teacher, then, handling everything of Excel right now. Not handling everything of Excel right now, please. Pravin sir, I don't handle everything of Excel. मैं इससे पहले ना आपको मेरी एक आई हैड अनदर जॉब एस्टी लॉडर कंपनीज में, थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ. दैट वाज अ प्रॉपर मेकअप कंपनी. ठीक है, तो हम भी बढ़िया अच्छे दिख कर जाते थे. मैं तो आई थिंक 10-15 हील्स मैंने खरीद लिए होंगे ऑफिस जाने के लिए, बैग्स खरीद लिए होंगे, बिकॉज वी यूज टू गेट रेडी. मेकअप ब्रांड है तो यू ऑल्सो हैव टू बी प्रेजेंटेबल. भले मैं फाइनेंस में थी, एट दी एंड में वैसे ही दिखती थी जैसे सोकर उठी हूँ, इतनी हालत ख़राब हो जाती थी. बट वी यूज टू गेट रेडी. और मेकअप ब्रांड है तो लड़कियाँ वहाँ ज़्यादा थी, तो बातचीत करना कलीग्स के साथ बहुत आसान था. नाउ कमिंग टू एक्सेल, दैट वाज अ बिग चेंज फॉर मी, बिकॉज यहाँ पर टीम मेंबर्स थे और सारे बंदे थे. सॉरी हाँ बट सारे बंदे थे, कोई कलीग नहीं था बेसिकली. और सब बड़े, मतलब सब बड़े तो ठीक है, बट कोई कलीग नहीं था. या तो मेरे सारे टीचर्स थे, मेरे कलीग्स में कौन है, अदर फैकल्टीज़, वो सारे मेरे टीचर थे, तो उनके साथ मैं दोस्त नहीं हो सकती है ना. या फिर टीम मेंबर्स थे जो सारे बंदे थे, तो कभी मतलब मैंने कभी एक्चुअली एक्सेल आकर मुझे रियलाइज़ हुआ हाउ इम्पॉर्टेंट वर्क क्लाइमेट इज़. बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे साथ मेरा ये फेस, जहाँ पर आई हैड नो कलीग्स टू बी ऑनेस्ट. तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरली फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट हो गई थी. ये मेरा एक बहुत बड़ा चेंज था. बट व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सेल, एक्सेल एक वंडरफुल चेंज था. स्टूडेंट्स के बीच वापस जाना, उनको पढ़ाना, उनसे बातचीत करना, सर लोगों से गाइडेंस पाना, भैया लोगों से बातचीत करना, मतलब उनके साथ कुछ कभी मैंने अपना क्रिएटिव साइड डील ही नहीं किया. उन लोगों से बातचीत करके मुझको मेरा क्रिएटिव साइड पता चला, तो वो मेरे लिए एक वंडरफुल जोन था. Okay, so what is that one major role you play in Excel? Major role that I play in Excel, I would say, is the creative side, the content side, the marketing side. Social media. That is one of the biggest role that I play from the start. मतलब starting से ये मेरा सबसे बड़ा रोल रहा है. हाँ, अभी मैं कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टेकअप कर रही हूँ धीरे धीरे, लेकिन स्टार्ट से जो मैंने चीज़ ज़रूर की है वो है सोशल मीडिया. एंड मेरी मम्मा मुझे बोलती थी, मुस्कान यू आर द लीस्ट क्रिएटिव पर्सन एवर. मतलब तू घर का ये भी नहीं बता सकती कि ये जो शो पीस है ये यहाँ रहना चाहिए या नहीं, तू इतनी लेस क्रिएटिव है. और मैं मम्मा को सिर्फ एक ही चीज़ बोलती थी, या तो मैं पढ़ाई कर सकती हूँ या क्रिएटिव हो सकती हूँ. एक्सेल शोड मी आई कैन डू बोथ, लिटरली. तो ये मेरा सबसे बड़ा रोल आज तक भी रहा है, पहले भी रहा था, और एंड आई लव दिस रोल लिटरली. So what shaped you कि you started your content creation page? एक्सेल 110% एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कारण आज मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ. बट धीरे धीरे जब मैं यहाँ आई, मुझे समझा कि आजकल बच्चे कितना ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाते हैं, मुझे समझा बच्चों को आजकल यूट्यूब कितना ज़रूरी है. तब मुझे समझ आया यार इनके लिए कुछ लाना पड़ेगा. मेरी सबसे फर्स्ट बड़ी जीत आई वुड से थी कि मुझे एक आइडिया आया था कि एक रील हमने बनाया था. ऑफ कोर्स वी आर सीए स्टूडेंट्स, वी बैलेंस शीट्स मोर रादर देन लाइफ. बीच में बहुत ट्रेंड जो हुआ था, बहुत ट्रेंड हुआ था, एंड दैट हिट 400K. तो दैट वाज माय बिगेस्ट सक्सेस इन कंटेंट क्रिएशन. तब मुझे ऐसा लगा हाँ यार शायद मैं ये कर सकती हूँ. और सेकंड जो मेरा बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएशन में अपडेट था, वो था मेरा पेज विथ माय हस्बैंड. सम रैंडम डे मुझे और मेरे हस्बैंड को डांस करने का बहुत शौक है, तो हम लोगों ने एक रील डाली विच रीच्ड 40,000. हमारे शादी के टाइम होता है ना, शादी के टाइम सबका एक पेज बनता है, मुस्कान एंड ऋतिक, तो वैसा हमारा भी पेज बना था. और तब हमने कुछ रील्स वगैरह डाले थे क्योंकि मेरे भैया को पसंद था. तब हमारा एक रील 1.6 मिलियन टच किया था. ठीक है, तो वहाँ से वो पेज एक्टिवेट हो गया था, लोगों की नज़रों में आ चुका था. बट हमने उसके बाद शादी के बाद उसे छोड़ दिया. फिर हम हमारे हनीमून में कश्मीर गए थे, वहाँ पर भी ना रील्स बहुत चलते हैं, मतलब लिटरली लोग 500,000 वीडियो क्रिएटर्स रहते हैं.
वहाँ पर मुझे पता चला दैट इज़ ऑल्सो जॉब। तो वहाँ पर भी हमने जो रील्स बनाए हमने हमारे पेज में डाले, बट तब तक भी कोई बड़ी रिस्पॉन्स वो नहीं था। वी लेफ्ट इट। फिर हमने एक डांस रील डाला, 40,000 गया। दूसरा डांस रील गया, 40,000 गया। वहाँ से समझ आया यार लोगों तक चीज़ें पहुँचती है, कंटेंट पहुँचता है। मतलब 2-3 रील में ही हमको ब्रांड कोलैबोरेशन का रिक्वेस्ट आ गया था। तो आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एक्सेट्रा, एंड फ्रॉम एक्सेल आई कुड स्टार्ट लेवरेजिंग क्या चलता है क्या नहीं चलता है, क्या ट्रेंड मेरा क्रिएटिव साइड अभी भी शायद ज़ीरो होगा, बट मैंने रील्स ही इतने देख लिए अब कि कुछ ना कुछ कनेक्ट कर लूँगी, वो बात है। तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। Okay, so now you are starting your own YouTube channel, which is, I think, going to be one of your best achievement of life. So what would you like to share about that? गुड प्रमोशन, थैंक यू। देखो यार, मैं ना यूट्यूब में वीडियोस तो बहुत टाइम से डाल रही हूँ, 2-2.5 साल हो गए हैं यूट्यूब में वीडियो डालते, अच्छा रीच भी आता है। बट बात ये है कि वो मेरे एक्सेल पेज में जाता हाँ, था। not your professional यस, one. एक्सेल पेज में, क्योंकि ऑलमोस्ट 90,000 फॉलोअर्स थे, तो आई फेल्ट कि वो Reach पेज ज़्यादा जल्दी होगा. वो पेज से ही मैं रीच कर सकती हूँ भाई। मेरी खुद की तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है, एक्सेल का पेज है जो है। तो मेरा तो ये सेट था कि उसको पूरा मिल्क करना है। हाँ. बट बात ये हुई कि वहाँ पर हर टीचर अपना कंटेंट डाल रहा है, हर टीचर शोकेस हो रहा है। तो धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ कि मैं एक अकेली वहाँ कभी शोकेस नहीं हो सकती हूँ। एंड बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ये समझ आया कि मुझे बहुत मज़ा आता है यार बच्चों से बात करने में, उनको मोटिवेट करने में, उनके प्रॉब्लम्स डील करने में, उनको गाइड करने में। लिटरली ये पढ़ाने के बाद समझ आया। तब फिर मुझे लगना शुरू हुआ कि नहीं यार, एक नए चैनल की ज़रूरत है जहाँ मैं अपना रियल नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इट कैन बी रिवीजन, स्ट्रैटेजी, टीचिंग, बट इट कैन ऑल्सो बी मोटिवेशन, सम न्यू थिंग्स विच आई कैन गिव देम फ्रॉम माई साइड। तो that's why I bought my new page. Link in description, by the way. So ma'am, is there any dream video जो आपको बहुत टाइम से मैंने कि I have to shoot this? यार देख, एक्चुअली अभी तक ना ये नहीं सोचा था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पेज ही अभी लॉन्च किया है, तो अभी तक ये नहीं सोचा था। बट अ ड्रीम वीडियो कैन बी विथ माई फादर, बिकॉज ही विल, सपोज आप अभी मेरा पॉडकास्ट कर रहे हो ना, तो ठीक है मैं आपको आंसर दे सकती हूँ, बट मैं ऐसा अनफिल्टर्ड कॉन्वर्जेशन शायद उनके साथ कभी नहीं कर पाऊँगी। Never. ही विल नेवर बी एबल टू टेल all his struggles, all his fun part, all his down parts, but that might be my dream video. Wow. So what is, like, how could you handle a digital divide, like being a serious CA mentor, and despite of that you have to figure out your trending reels which are ongoing. यार तो देख, ये तो है कि I'm not a Very I'm not serious very one. serious, I'm not very strict। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है कि CA फील्ड में I'm not very serious, not very strict। तो मैं बच्चों को अगर कोई रील भी बनाने बोलती हूँ या कुछ भी करने बोलती हूँ तो दे आर हैप्पी टू डू इट। मेरा डिजिटल डिवाइड आता है जब मैं मेरे हस्बैंड के साथ रील बनाती हूँ, बिकॉज उसमें समटाइम्स यू हैव टू डू द मोस्ट स्टूपिड थिंग्स इवन इफ जस्ट बिकॉज इट इज़ ट्रेंडिंग। तो वहाँ मतलब ऐसा हुआ है कि मैंने रील डाला है, फिर मैं क्लास गई हूँ और बच्चों वो ही रील देख रहे हैं, तो कभी कभी मुझे लगता है वो नो क्या, बट फिर मैं सोचती हूँ नहीं, दीज आर द व्यूज़ आई नीड टू वर्क फॉर। Okay. So how is your normal life? नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल Yes. Normal तो नहीं होता क्योंकि you are a CA with a teacher. हाउ इज़ माई डेली लाइफ? Yes. ठीक है, तो माई डेली लाइफ रूटीन has changed drastically after marriage. Before marriage, my daily life routine was literally getting up, coming to Excel, going home at, मतलब coming to Excel at 9, going home by 7, going to the gym till 9:30, coming and do Done. nothing. लेट जाओ, मम्मा सब करेगी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। तो दैट वॉज माई ड्रीम लाइफ, माई नॉर्मल लाइफ, माई नॉर्मलेस्ट लाइफ। बट नाउ ऑफकोर्स दैट हैज़ चेंज्ड बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैव चेंज्ड। तो नाउ मैं उठती हूँ, सबसे पहले मैं कुछ वर्कआउट कर लेती हूँ, कुछ भी छोटा मोटा वर्कआउट, एंड देन there's this big responsibility of breakfast. My biggest responsibility of the day, पढ़ाना भी इतनी बड़ी responsibility नहीं है। आज क्या बनाऊँ भाई साहब? तो मैं जाती हूँ नीचे, 45 to 50 minutes goes into that cooking,
सर्विंग एवरीवन और ये सब. फैमिली टाइम बेसिकली. फैमिली टाइम बोल लो, आप जो भी बोल लो. फिर मैं 9:30 निकल जाती हूँ. 9:30 से अगेन 7 तक आई एम इन एक्सेल. आई डोंट गो होम बीच में, क्योंकि मुझे पता है कि फिर वो डेली घर के काम हो जाएंगे. 7 बजे मैं जाती हूँ. एंड 7 बजे के बाद आई हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू माई फैमिली. कि मतलब उनके साथ बस बैठे रहो, उनको खाना Chill. खिला दो रात को, उनके साथ ताश खेल लो. ये चीज़ मम्मा पापा के साथ नहीं थी, हाँ. थोड़ा इन लॉज के साथ है. तो दैट इज़ वेयर आई गिव माई टाइम टू आफ्टर 7. और अगर इसके अलावा बात करें ना, तो मुझे घूमना बहुत पसंद है. तो समवेयर और द अदर मैं वीकडेज हो या वीकेंड हो, घूमने की रीज़न ढूंढ लेती हूँ. या तो मॉल चली जाऊँगी, या रितिक के साथ बाहर चली जाऊँगी, बैडमिंटन खेलने चली जाऊँगी, पिकल बॉल खेलने चली जाऊँगी, मूवी चली जाऊँगी, पार्टी करने चली जाऊँगी, कुछ ना कुछ. तो दैट्स माई नॉर्मल डे आई फील. Okay. So with this packed schedule, you told I'm a fitness freak. So how you manage your fitness freak? सो आई एम एक्चुअली नॉट अ फिटनेस फ्रीक. आई यूज टू बी अ फिटनेस फ्रीक. यार मैं ना बहुत मोटी थी. मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी. और मतलब मेरी मम्मी ने ना ऐसा भी किया है मेरे साथ कि सब नाश्ता कर रहे हैं, बट मुस्कान को नाश्ता करना अलाउड नहीं है जब तक वो पाँच पाँच केजी कम ना कर ले. नहीं नहीं नहीं, जब वो 5 बार ऊपर नीचे नहीं कर लेती. हम 6th फ्लोर में रहते थे, तो जब Okay. तक मैं 5 बार ऊपर नीचे नहीं, मेरे भाई खाना खा रहे हैं भाई, बट मुझे 5 बार ऊपर नीचे Worst करना feeling है. ever. वर्स्ट फीलिंग एवर. 500 रस्सियाँ कूदना, 1 घंटा साइकिल चलाना. शी यूज टू वॉच मी. एक बार पापा को कंप्लेन कर दिया था भाई, और मेरे पापा को ना ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंप्लेन कर दिया कि आपको तो आपकी बेटी पे ध्यान नहीं है, बट एक्सेल के ही सारे बच्चे हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, ये वो बहुत ही कंप्लेन कर दिया. Next day. मेरे पापा मुझे उठाए, और मुझे हमारे घर पे वेइंग मशीन नहीं था, तो मुझे एक जन के घर लेकर गए जिनके यहाँ वेइंग मशीन था. मुझे वहाँ वेट करवाया, और मैं 6th क्लास में 50 किलो की हो चुकी थी. मुझे वेट करवाया. पापा ने देखा तो 50 किलो की हो गई है, 6th क्लास में है, ये वो ये सब फालतू फालतू बकवास किया मेरे साथ. उसके बाद मुझे लेकर आए और बोले आज के बाद मैं ये नहीं देखना चाहिए कि तू लिफ्ट से ऊपर नीचे करे. तो स्टार्टिंग से ना मेरे को बहुत फियर जनरेट हो गया था मोटे होने का. तो जब मैं पतली हुई, बहुत मुश्किल से अपने डाइट को आधे से आधा कर लिया, जिम 2-2 घंटा जाती थी, तो मैं जब पतली हुई ना, उसके बाद आई बिकेम अ फिटनेस फ्रीक. कि अब मैं मोटी नहीं हो सकती भाई, चाहे कुछ भी हो जाए. चाहे कुछ भी हो जाए. मतलब वो मेरी लाइफ का बहुत ही Biggest अंडर traumatic कॉन्फिडेंट situation. जिंदगी था. अब मैं वहाँ कभी नहीं जा सकती. तो देन आई बिकेम अ फिटनेस फ्रीक. मतलब मैं पुणे में हूँ, मुंबई में हूँ, मैं जिम करती थी या फिर वर्कआउट करती थी. शादी के बाद वो थोड़ा रिड्यूस हो गया था, बट आई एम गेटिंग बैक देयर. Okay. So is there any one big mistake or regret that you have ever faced in your life? Regret? One biggest mistake या regret that I have faced in my life. Yes. I am a very studious person. मतलब मैं बहुत पढ़ाई कर सकती हूँ, बहुत अच्छी बात है, Being studious is the best thing. बहुत अच्छी बात है यार. लेकिन ना मैंने कभी जनरल नॉलेज पे दुनिया में क्या चल रहा है, कोई पेपर फर्क में नहीं. क्या लिखा है, ये सब कभी नहीं पढ़ा. तो कभी कभी इतना दिमाग होने के बाद भी, अच्छा बुक्स में भी ना मेरे को फिक्शन रीड करना पसंद था, सस्पेंस थ्रिलर रीड करना पसंद था. तो कभी कभी ना इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, ऑल इंडिया रैंकर होने के बाद भी, देर वर टाइम्स आई यूज टू फील स्मॉलर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल. जब वो कुछ Latest current affairs लेटेस्ट, वगैरह. आई यूज टू फील वेरी अंडर कॉन्फिडेंट. वहाँ से फिर मैंने अपने आप को ना Motivate चीज़ें किया कि you have अपडेट to be करना शुरू updated. किया. अभी भी ऐसा होता है, आई स्पेंड मोर टाइम ऑन इंस्टाग्राम रादर देन न्यूज़, विच इज़ रॉन्ग. इसीलिए मतलब एक एडवाइस है मेरे सारे बच्चों के लिए भी कि भाई साहब, एक है पढ़ाई, बट दूसरा है Knowledge. नॉलेज. पढ़ाई आपको पूरा नॉलेज कभी नहीं देगा, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा. यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट द एंटायर फ्रिकन वर्ल्ड. तो वो चीज़ है जो आई रिग्रेट अलॉट. Okay. So now coming back to your success, like what is that one turning point you have faced in your life financially? इसमें भी एक चीज़ बताती हूँ. मैंने अपने सबसे पहली कमाई कब की थी, ठीक है. एक छोटी सी स्टोरी है. सीए इंटर का के पीएल का पहला दिन था, ठीक है. मैं अकाउंट्स में बहुत अच्छी थी, तो और पापा मेरे टीचर है ना, तो उन्होंने मुझे पढ़ाने बैठाया कि चलो पढ़ो.
और मैं हर एक क्वेश्चन गलत करती जा रही थी, हर एक क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन गलत 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 गलत। पापा ने बोला ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तो तेरे को 2,000 रुपये दूंगा, ठीक है। अब ये 10 साल पुरानी बात है, 10 साल पुरानी मतलब मेरे लिए 2,000 दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ थी। पापा ने बोला तू नेक्स्ट क्वेश्चन सही करेगी ना, जो उस पूरे चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन सही करेगी ना तो मैं तेरे को 2,000 दूंगा। 10 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, 11th क्वेश्चन में मेरे को समझ नहीं आया मैं कैसे सही करूँगी। मेरे को लगा पापा भी फिरकी ले रहे हैं कि ये तो सही नहीं ही कर पाएगी, बट मैंने वो क्वेश्चन बना दिया क्योंकि 2,000 चाहिए था और पापा ने मुझे 2,000 दिया। तब मेरे को पता चला यार मनी मेरे लिए कितना मैटर करता है। रियली दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि Money something फाइनेंशियल matters. इंडिपेंडेंस इज अ बिग थिंग। अब कट टू आर्टिकलशिप में बिकॉज आई वॉज इन बिग 4 मुझे अच्छी खासी स्टाइपेंड मिल आती जाती थी, 10, 15, 20 हज़ार की स्टाइपेंड। 10,000 में मेरे भैया ने मुझे बोला बेटा 5,000 इन्वेस्ट करते हैं। हाँ. मैं बोली भैया 10,000 मिले हैं, उसमें भी 5 मतलब कहाँ क्या बात कर रहे हो, 10,000 के तो कपड़े आने वाले हैं अभी जो मैं पहन कर जाऊँगी बिग 4 में। बट बोला ठीक है पापा भेज देंगे, तो अभी 5,000 इन्वेस्ट करते हैं, है ना। और पापा लोगों से इतना आसान भी नहीं होता है मांगना, मतलब अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो और आप भैया के साथ ऑलरेडी हो, नहीं भी करो तो भी आसान नहीं होता है। नहीं होता है मांगना, है ना। तो भैया ने फिर भी बोला 5,000 इन्वेस्ट करते, 2,500 इस SIP पे, 2,500 इस SIP पे, 2018 की बात कर रही हूँ, है ना। आज तक आई एम थैंकफुल टू दैट पर्सन कि मैंने आर्टिकलशिप से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, बिकॉज कब आई हैड half a CR इन माई पॉकेट पता ही नहीं चला, लिटरली। सो दैट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर मी, मतलब हैविंग माई ओन मनी सेव्ड। That is one of स्पेंड the करना biggest इम्पॉर्टेंट है, achievement. बट सेव करना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो मेरे लिए फाइनेंशियल सक्सेस है यार। I just want to ask you one thing that how you spend that 2,000 rupees. 2,000 रुपीज़ यार वो मुझे टू बी ऑनेस्ट याद नहीं है, बट आई एम श्योर कपड़ों पे ही लिया होगा क्योंकि मुझे आई वॉज ऑब्सेस्ड विथ क्लोथ्स, तो मे बी कपड़े। Okay. So what does to you success mean right now? Like beyond numbers or subscribers, something else? राइट नाउ इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ सक्सेस, तो अभी एक सिकासा का इवेंट हुआ था, कर्तव्य। तो वहाँ पर मैंने देखा इवन दो रायपुर के बच्चे हैं, एक्सेल में पढ़ते होंगे, इंटर फाउंडेशन एक्सेल में किया होगा, बट व्हेन टीचर्स केम फ्रॉम आउटसाइड दे हैड दिस कि इनके साथ फ़ोटो लेना Wow. है, या हाँ कौन आया है, ये वाली फीलिंग। तो उनको देखकर समझ आया यार Achievement is beyond. yes, achievement recognition. is beyond subscribers, beyond money, beyond all this. अगर आप स्टूडेंट जोन में हो और स्टूडेंट्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, दैट इज सक्सेस, दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस इन दिस फील्ड एटलीस्ट। सो राइट नाउ दैट इज सक्सेस फॉर मी। So you were called as a recognized figure in CA Net conference which happened recently. So how was that feeling? यार फीलिंग ऐसी थी कि 110% आई वॉज फीलिंग अमेजिंग कि एक पूरा सेशन आई हैव टू मॉडरेट, ये टॉक शो मुझे लेना है, और उस टॉक शो के लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी मिला कि हम पैनलिस्ट से ज़्यादा आपको सुन रहे थे मैम, तो वो सब वंडरफुल था। बट वहाँ पर जाकर ही, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पर मुझे जाकर समझ आया कि दिस इज़ ओनली द स्टार्ट, आई हैव टू रीच अ वेरी बिग हाइट, दिस कैन नॉट इवन बी कंपेयर्ड। तो वो चीज़ शायद I've मुझे personally listened you over there. So you was like, I can't imagine that it's a CA Muskan Agarwal speaking. Thank you so much. Thank you so much. So outside CA and finance, what is that weapon you feel that students should know about? Very good question यार। आजकल ना CA के बच्चों को ये तो पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि उसके लिए टीचर्स हैं, बट दे डोंट नो दैट पढ़ाई इज़ नॉट द ओनली थिंग जो उनका आगे जाकर एक करियर बनाएगी। ठीक है, आपको CA का टैग लग जाएगा, बट दैट विल नॉट क्रिएट यू द करियर दैट यू डिज़र्व। थिंग्स लाइक AI, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हर एक इंसान को पता होना चाहिए। थिंग्स लाइक जो मैंने आपको बोला, नेटवर्किंग,
जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, ये कुछ चीज़ें जो उनको पता होनी चाहिए, जिनसे उनको अपडेटेड होना चाहिए. जैसे अगर नया इनकम टैक्स कोड आया है तो नए इनकम टैक्स कोड के बारे में उनको पहले से पता होना चाहिए. उनको पता होना चाहिए कि आजकल की ज़िंदगी में पर्सनल ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. तो अदर देन CA देर आर सो मेनी थिंग्स दैट दे नीड टू थिंक अबाउट to become a actual professional. Okay. So right now the world is getting so much digitalized कि in this global era how would you say कि AI is getting replaced by many things? यार कई लोगों को लगता है कि AI is a threat. Yes. AI is not a threat. AI is not at all a threat. वो आज आता, वो कल आता, आता तो सही. Threat are the people who know how to use AI. They are going to take jobs. मतलब जिनको AI करना आता है ना, उनको हायर किया जाएगा. क्योंकि AI at the end एक Has to take a artificial marketplace. intelligence है. It is not human intelligence. It cannot replace human intelligence. But जो लोगों को AI का बेस्ट यूज़ करना आता है, they are gonna replace वो लोग जिनको नहीं आता है. That is why AI is important. AI is not a threat. AI should be accepted with all the love, with all our heart and with a lot of practice. यानी बच्चों को लगता है ना कि वो 2 महीने जब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको लगता है कि Let's do AI AI यूज़ का नहीं course. करना है. जैसे मैं आजकल बच्चों को बोलती हूँ, यार अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो AI कर Use लो, करो. वाई नॉट. मतलब आपके पास एक सुपर पावर है, वाई नॉट यूज़ इट. आजकल तो आपको चार्ट्स बनाने की हमारी ज़रूरत ही नहीं है. यू कैन मेक इट योर सेल्फ इन AI. बट कहीं ना कहीं वो एक गैप है आज भी स्टूडेंट और AI के बीच, विच नीड्स टू बी फुलफिल्ड. Okay, so right now the institute is also generating its chat GPT, which is named as CA GPT. So what is your view on that? यार इंस्टीट्यूट इज़ नॉट जनरेटिंग, दे हैव जनरेटेड चैट GPT जैसा CA GPT. बट आई फील वो अभी भी प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा है. मतलब सपोज अगर कोई डायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिस करता है और उनको स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट रिलेटेड Knowledge. डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन पूछना है तो दे कैन. तो CA GPT इज़ अ ग्रेट टूल, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ स्टिल यूजेबल फॉर स्टूडेंट्स. दैट्स माई नॉलेज. Okay. But other than that, there are tools like Claude, Gemini, ChatGPT in general, Notebook LM, one of the best Best. tool for students. तो यार ये सब भी tools के बारे में पता हो, उसको भी यूज़ करना आता हो तो good enough है. Okay. So what is that one message you would like to give to every CA student who is getting many attempts or getting failure in one of the other subject? अगर आपका attempt आ रहा है तो आप एक नॉर्मल CA की ज़िंदगी जी रहे हो. पहली बात तो बी क्लियर ऑन दैट. बच्चों को लगता है अटेम्प्ट आ रहा है, फेल हो रहा है, मतलब ओ नो वॉट. अगर अटेम्प्ट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ द नॉर्मल पार्ट. अटेम्प्ट नहीं आ रहा है, दैट्स द अबनॉर्मल पार्ट इन CA. और सेकेंडली, आज कीमत ऑफकोर्स CA की है, साइन की है, डिग्री की है. 100% अटेम्प्ट के साथ बनो या बिना अटेम्प्ट के बनो, वो डिग्री मिल जाएगी. बट अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट जो लर्निंग आपकी इंक्रीज होती है, That is जो आप irreplaceable. सीखते हो, और चलो लर्निंग तो असाइड, आप जो कंसिस्टेंसी सीखते हो, जो ट्रॉमा हैंडल करने का स्ट्रेंथ सीखते हो, दैट विल मेक यू बेटर CA देन मे बी अ CA विथ नो अटेम्प्ट्स. मेरा कभी अटेम्प्ट नहीं आया. दैट डजंट मीन कि मुझे एनजाइटी, मतलब मुझे एनजाइटी से डील करना भी कभी नहीं आया. मुझे कभी फेलियर से डील करना नहीं आया. जब मैं पहले इंटरव्यू में फेल हो गई थी EY के, मुझे उससे डील ही करना नहीं पता था. So it's okay to get attempts because you learn out of it. First. Second, even in this, students need to know when to drop. मतलब CA में एंटर कर गए हो तो CA करके ही निकलना है, ज़रूरी नहीं है यार. आप CA की जर्नी में एक CA प्रोफेशनल से ज़्यादा सीख लेते हो. कभी कभी आप आर्टिकलशिप के थ्रू सिर्फ एक टेस्ट लिखकर पास करने से सब कुछ नहीं हो जाता है. तो समटाइम्स यू नीड टू नो when to stop if you feel that you have achieved enough learning. अगर आप बहुत सीख गए हो, आप खुद का बिजनेस चालू कर सकते हो या आप खुद की प्रैक्टिस भी बैठा सकते हो, तो कर लेना चाहिए, वहाँ छोड़ देना चाहिए. तो जब ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना मन में, तो बच्चे अपने आप चीज़ों से ओवरकम होने सीखना लगेंगे. ओके. सो आज के डेट पे क्या होता है, पीपल आर सो एंग्जाइटी की स्टूडेंट आते हैं कि हमें बहुत एंग्जाइटी है, हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ दैट अप्रोच कि आप चाइल्ड के माइंड में ये लाते हो कि इट्स नॉर्मल? देखो, इसमें मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ मेरे नए चैनल पे.
जिसका हम प्रमोशन कर चुके हैं. तो स्टूडेंट्स गो वॉच देयर. यार एनजाइटी बहुत नॉर्मल चीज़ है. जैसे इंसान हैप्पी होता है तो कितना दे आर हैप्पी, दे आर स्माइलिंग, दे गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू देयर हैप्पीनेस. एनजाइटी भी फीलिंग है, उसको भी समय दो यार, उसको भी इज्जत दो. वो भी आपके अंदर से ही निकली हुई फीलिंग है. एनजाइटी हो रही है, फुल ऑन इज्जत दो, उसके बारे में सोचो भी. बट समझना कि वो एनजाइटी का एक ही आंसर है उस मोमेंट एक बच्चे के लिए, पढ़ना. No दैट इज other द ओनली option. आंसर. देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो जब आपने उस एनजाइटी को इज्जत दे दिया है, उसके बारे में सोच लिया है और उससे जो आंसर निकल कर आया है, अब वो तो करो. इट्स ओके टू फील एंजियस, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. एंड अगेन वन बेसिक थिंग, आप हर एक चीज़ से डील कर सकते हो इफ़ यू नो योर वाई, कि उसके साथ क्यों डील करना है भाई साहब. किस पर्पस के लिए इस सीए कोर्स में आए हो, किस पर्पस के लिए ऑल इंडिया रैंक लाना है, किस पर्पस के लिए पास होना है, कुछ भी हो, मम्मी पापा वाई हो, खोज लो. वो वाई बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मैम हम आपसे तो आपकी सारी कॉन्वर्जेशन के पिटारे खुल चुके हैं. सो नाउ लेट्स कॉल अपॉन ऋतिक सर टू टेल अबाउट योरसेल्फ. ठीक है. The hot topic of Excel is love story of Muskan and Ritik sir. So we want to know कि how it started. तो हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी स्कूल में. हम स्कूल में एक दूसरे से मिले थे आफ्टर टेंथ की जो समर वेकेशंस होते हैं तब मैंने मुस्कान को मैसेज करना शुरू किया था और बाय द लक बात अच्छी हो गई और देन वी गेट अलॉन्ग, बात हुई. और इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, हमें ये नहीं पता हमने कब डेट करना स्टार्ट किया था, बस हो गया था. वी नेवर नो कि कब चालू हो गया, बट वो अपने आप हो गया. एंड टुडे इज़ द डे वी गॉट मैरिड. Today is the day we got married. Sorry, 1 year back is the date we got married. मतलब वी आर मैरिड राइट नाउ सर. So sir, how was ma'am support to your journey? मेरी लाइफ में मैम का सपोर्ट हाँ था, बहुत मस्ती कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा था. उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है थ्रू आउट माई लाइफ. अगर मैं बताऊँ तो मुस्कान ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है. स्कूल में मुझे जो एक्स्ट्रा पीरियड्स होते थे, जब स्कूल ख़त्म हो जाती थी तो एक्स्ट्रा क्लासेस होते थे, तो वो मुझे बैठा के पढ़ाती थी और 11th-12th उसी ने मुझे पास करवाया है. यही वो फ्रेंड है जिससे मुझे पता चला that I can teach. और हाँ, वो पहले एक्सपेरिमेंट मेरे पे ही करी है अपने सारे पढ़ाने के. और उसके बाद भी लाइफ में जब उसके बाद भी मैं कॉलेज गया और अपने लाइफ डिसीजंस में जैसे बिजनेस डिसीजन लिया या और भी कोई डिसीजन मैंने लिया है लाइफ में, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब फंसता था कि सही है नहीं है, करूँ नहीं करूँ. तो मुस्कान ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया उस चीज़ में कि यू शुड गो फॉर इट, यू हैव द कैपेबिलिटीज़, आप आगे बढ़ते रहो. तो उन्होंने मुझे हर जगह इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है. तो अब मैं ज़्यादा वर्ड्स में बता नहीं सकता, बट उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया थ्रू आउट द लाइफ. What is one thing that sir you admire about ma'am? एडमायर मोस्ट इज़ वन थिंग तो पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बोली जाए तो उनकी आइज़ एंड स्माइल वो हमेशा एडमायर करता हूँ मैं. Being a content creator, what is that one thing that goes over and over on debate? तो ये बात शायद किसी को पता नहीं है, पर जब स्टार्ट हुई थी तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता था और मैं मुस्कान को बोलता था यार कुछ बनाते हैं. बट अब ऐसा हो गया है कि मेरा इंटरेस्ट रहे ना रहे, बट मुस्कान इज़ ऑलवेज. एक्चुअली लोगों को ये बात नहीं पता है कि हमने कंटेंट क्रिएशन चालू ऋतिक के कारण किया था, बिकॉज ही ऑल्सो लाइक्स टू डांस. उसके दिमाग में एक डांस आया जो हम पोस्ट किए, विच वेंट वायरल. सो ही गॉट एक्साइटेड अबाउट द पेज, ही मेड मी गेट एक्साइटेड अबाउट द पेज. और फिर अब मुझे फोर्स करना पड़ता है, ऋतिक वी हैव टू डू समथिंग, ऋतिक वी हैव टू डू समथिंग. तो डिबेट कुछ नहीं होती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एवरी टाइम वट एवर आई डिसाइड जनरली वही पोस्ट होता है. ऑफ कोर्स एज ऑलवेज. So who takes more time to get ready? एक चीज़ बताऊंगा, हम दोनों का एक चीज़ है कि हम लोग दोनों कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेता रेडी होने में. और हम ये चीज़ बतानी चाहिए कि नहीं, बट हमारे रील्स बहुत जल्दी बन जाते हैं. हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. हमें शायद तक वो भगवान की कृपा है हम पे कि हम तुरंत बना लेते हैं रील्स. वी आर क्यूट. What is the weirdest or the funniest thing that have ever occurred on your shoot? फनीएस्ट थिंग, अब ऐसे मोमेंट्स मेरे को याद नहीं, बट ऐसा होता है कि एक हमारा रील है जिसमें थोड़ा वो फ़नी रील है,
वो रील हम बनाते बनाते इतना हंसे हैं कि यार ये हम क्या करने वाले हैं, बट हमने किया वो रील को, तो वो रील बहुत ज़्यादा अच्छी थी। Yeah. और वो हम मतलब लोट पोट होके हंसते थे हम वो रील देख देख कि हमने क्या बना दी है। तो दैट्स ट्रू, मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा हमारी रील में देखकर अप्रिशिएट भी हम ही करते हैं, हंसते भी हम सबसे ज़्यादा हैं। हमें लोगों के अप्रिसिएशन की ज़रूरत है फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी रील अगर हमको अच्छी लग रही तो हम डालने वाले हैं, तो बस। बट एक बार हुआ था विद द ट्रेंड, मैं ऋतिक के साथ कुछ बनाना चाहती थी समथिंग, एंड आई डोंट नो, मतलब ऐसा कुछ कि पुट योर हैंड्स इन द चीक या नोज, ऐसा कुछ, और मुझे लगा कि ऋतिक गलत ही करेगा। आई वॉज श्योर एक्चुअली कि ऋतिक गलत ही करेगा, बट ही मतलब उसने उसको सही कर दिया। और तब मेरा जो जेन्युइन रिएक्शन आया था, और एक और बार हमारा एक रील 1 मिलियन रीच किया है, जिसमें भी जिस तरीके से ऋतिक ने एक्टिंग की है, मेरा इतना जेन्युइन रिएक्शन आया है, मेरे को लगता है उस वो चक्कर, BL सर वाला। हाँ BL सर वाला। तो दैट इज द फन पार्ट्स अबाउट रील मेकिंग। So how would you describe ma'am as your wife? टीचर। So how would you describe ma'am different from other educators? मुस्कान को जो डिफरेंशिएट करता है अदर एजुकेटर से, वो ये है कि मुस्कान बहुत फन, इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग टीचर है। हमें तो ऐसी टीचर नहीं मिली, बट ये एक ऐसी टीचर है जो बहुत फन और इंटरेस्टिंग वे में स्टूडेंट्स को पढ़ाती है और हमेशा इंटैक्ट रखती है उनके कंसंट्रेशन को। So what is that one thing you admire about sir? एडमायर, तो एडमायर का तो ऐसा है, सबसे ज़्यादा एडमायर मैं ये करती हूँ दैट ही इज़ ऑलवेज चेयरफुल। मतलब मैं कभी भी आई कांट बी सैड अराउंड दिस पर्सन, क्योंकि हमेशा अगर मैं गुस्सा हो भी गई हूँ, जो मैं हो जाती हूँ बहुत जल्दी, तो उस चीज़ को भी वो बहुत जल्दी चेंज कर देता है, एनवायरनमेंट चेंज कर देता है। तो मुझे बहुत हमेशा आई फील वेरी हैप्पी अराउंड हिम। तो ये दिस इज़ समथिंग दैट आई एडमायर द मोस्ट अबाउट हिम। What is sir's role in your journey? सो ये बहुत फ़नी बात है जो मैं बताना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म में, दैट हमेशा ऐसा होता था कि ऋतिक वॉज इन द बैक रोल ऑफ माई लाइफ। कभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकती थी बिकॉज यू आर माई बॉयफ्रेंड, तो आई कुड नेवर टॉक अबाउट हिम। तो हमेशा मैं हर प्लेटफॉर्म में सिर्फ अपनी फादर की तारीफ करती थी, दैट ही माई फादर इज़ द रीज़न जिसके कारण मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी हूँ, एंड ही इज़। बट नो वन नोज़, मैंने एक स्टेटमेंट भी पहले बोला था कि अगर वो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्टर है तो वहाँ से निकल जाओ, और अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके सबसे टफेस्ट पॉइंट्स में, देन ही इज़ द पर्सन फॉर यू, एंड दैट ऋतिक हैज़ बीन। मतलब थ्रू आउट यही वो इंसान था जिससे मैं पढ़ाई के अलावा कुछ बात करती थी। मेरे सीए फ्रेंड्स भी थे, मेरे पापा भी सीए थे, अर्जुन भी सीए कर रहा था, तो हर जगह मैं सीए से तो मतलब सीए वर अराउंड मी, लेकिन ही वॉज द ओनली पर्सन जिसके साथ मैं अपने पर्सनल चीज़ें शेयर कर पाती थी कि यार मुझे डाउन फील हो रहा है, मुझे ही ऑलवेज 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 मोटिवेटेड मी, he was more happy about my all India rank than myself. तो आई थिंक अनलिमिटेड सपोर्ट रहा है इन चीज़ों में। ट्रू। A dream you have ever imagined together and hope it to achieve together. एक बंगलो पहाड़ में, 100%। आ, एक बीच हाउस बीच में, वो ये इसमें ये रहेगी बोट बोट उसमें ये रहेगी, मैं तो चला जाऊंगा। और अनलिमिटेड ट्रैवल ट्रिप्स। हम 100%। लोगों को घूमना बहुत पसंद है, हम हमेशा ट्रैवल करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अगर एक लाइफ ऐसी हो कि हम 35 साल के बाद हम कमा के अगर सेटल हो Travel जाए कर सकें। तो हम अनलिमिटेड ट्रैवल करेंगे। that would be the goal, Yeah, that will dream, be a real goal. 100%। How would you describe sir as your husband? First, I would describe Hrithik as a friend rather than a husband. One of my bestest, closest friend. तो वो एक चीज़ है जिसके कारण I never felt like a marriage, but a friendship. And obsessed with. With? What am I obsessed about Hrithik? He's very handsome.
that I'm obsessed with. True. So, what is that one final message you would give to every audience listening you? Uh, One final message is make your studies a fun part about your life. मतलब हर बच्चे को स्टडीज़ अगर आपकी ज़िंदगी का फन पार्ट बन गया ना तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. एंड स्टडी इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. मतलब 5 साल में सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है ये ज़रूरी नहीं है. आप पढ़ाई को भी एक सेगमेंट रखो. जब पढ़ाई कर रहे हो 200% पढ़ाई करो, बट उसके अलावा भी लाइफ है. दोस्तों से मिलना, चिल करना, हैविंग रिलेशनशिप्स, ये सब भी पार्ट ऑफ लाइफ है जो एक बच्चे को जीना चाहिए. दीज आर योर टीन ईयर. ये चीज़ बच्चे भूल जाते हैं एटलीस्ट प्रोफेशनल जर्नी में. तो एक मैसेज दिस आई वॉन्ट टू गिव देम. एंड सेकेंड, डोंट गिव अप. आप लोग होगा, आप लोग एनजाइटी डील करोगे, डिप्रेशन डील करोगे. आज के जेंजी वर्ल्ड बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं. ऑल वैलिड, बट उस वैलिड इमोशंस में एक थॉट हमेशा अपने आप में रखना, नेवर टू गिव अप. जब ये दिमाग में क्लियर हो जाएगा ना कि हमको गिव अप करना ही नहीं है, गिव अप ऑप्शन ही नहीं है, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल बन ही जाओगे. यू हैव टू बिकम एन ऑल इंडिया you have to become a all-rounder today, not just an all-India ranker. So, ma'am, it was great having you. Thank you so much for coming to the podcast and giving your precious time to us. Thank you, Shreya, for having me, and it was a wonderful, wonderful podcast to have with you. Thank you so much.